हे नमस्कार जनता, दिस इज आदि। यार हम बात करें अपनी चेकलिस्ट के अगले पॉइंट पे जो हो रहा होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में आ रहा होता है। ठीक बात। तो डाइपोल मोमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी बेसिक थ्योरी हमारे फिजिक्स वाले थ्योरी की तरह होती है। इसमें भी वो क्या हो रहा होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक कपल कंस्टिट्यूट करता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ये सब आप जानते होंगे। तो इसका म्यू जो होता है वो क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू होता है चार्ज एक पे, उसका मैग्नीट्यूड, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक बात, ये तो आपको पता ही होगा। ये भी पता होगा क्या बात, कि म्यूनेट अगर जीरो है तो वो नॉन पोलर स्पीशीज कहलाती है, और अगर म्यूनेट नॉन जीरो है, म्यूनेट नॉन जीरो मतलब पोलर। ठीक बात, दिमाग में ये बात बैठ गई। हाँ, ये छोटा सा कन्वर्जन इस दिमाग में रखिएगा, कभी कभार इस्तेमाल आ जाता है। वन डाइव इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। वैसे जनरली ये क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी कभी कभार फंस सकता है ये बात। अच्छा ठीक बात। तो अब डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का बड़ा ही सीधा साधा फंडा होता है। डाइपोल मोमेंट को अगर ओवरऑल समरी अगर अपन को बनानी हो तो डाइपोल मोमेंट को क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जस्ट वेक्टर्स, जो फिजिक्स का वेक्टर सेकंड चैप्टर होता है उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होता है। थोड़ा बहुत, जो इन बच्चों को फिजिक्स का भी वेक्टर क्लियर नहीं है, ज़्यादा पर्सन ना हो, इसमें हम उनको ब्रीफ आइडिया दे देंगे, वहाँ पे वो सोचने का तरीका। ठीक बात। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चेक पॉइंट हमारा जो इसमें आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा कि अगर उस मॉलिक्यूल में नो लोन पेयर, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं और सारे बॉन्ड्स जो है वो सेम है, ठीक बात, तो म्यूनेट इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। वो क्या होगा, जैसे हमारा BeCl2, BCl3, CH4, CCl4, इन सब में एक भी लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल मेटल आइटम की सारी वैलेंसीज ऑक्यूपाइड होंगी। प्लस क्या खास बात होगी कि इनमें जो सारे बॉन्ड्स होंगे वो एक तरीके के होंगे, तो इसमें कोई भी म्यूनेट जो होगा, म्यूनेट जीरो आएगा। म्यूनेट जीरो मीनिंग बताओ, नॉन पोलर। ठीक बात। नॉन पोलर के बाद अच्छा अगला, अब इसमें देख लेते हैं। बस यहाँ पे ये एक होता है पार्ट, क्या कि अगर उस मॉलिक्यूल में हमारे पास लोन पेयर हैं, ठीक बात, या फिर उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या फिर डिफरेंट प्रकार के बॉन्ड है, तो सिंपल तरीका, सिंपल क्या करना है, उस मॉलिक्यूल का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें वो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग ने याद किया था ना कि वो डाइपोल मोमेंट को साइन वाइज दिखाना है। हाँ, अब डाइपोल मोमेंट के साइन में आपने एक छोटी सी बात अपन ने नहीं रिवाइज करी, वो क्या होता है, इसका जो साइन होता है वो देखिए यहाँ पे, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से बाहर निकलता होगा। ये फिजिक्स से उल्टा होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक बात। तो हमारा अगला पॉइंट ये रहा। तो अगला पॉइंट में क्या हो रहा होगा कि अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है, मॉलिक्यूल में हमारा लोन पेयर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल H2O में देखा अपन ने ऑक्सीजन। अच्छा हाँ, बच्चे जो इसमें जनरल गलती वो क्या करते हैं, वो लोन पेयर्स का डाइपोल मोमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, परंतु लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट कंसिडर करना जरूरी है। ठीक बात। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से देखिए निगेटिव चार्ज की तरफ यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे दूसरा वाला डाइपोल मोमेंट, हाँ लोन पेयर्स की तरफ ये दो डाइपोल मोमेंट होगा, ये मत भूलिएगा। तो ये देखिए इसका डाइपोल मोमेंट इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला जो वेक्टर है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका म्यूनेट नॉन जीरो है तो पोलर। ठीक बात। इसमें कंपैरिजन के सवाल में भी इसी तरह सोचते हैं। किस तरह सोचते हैं कि हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले में एंगल्स रखे। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, म्यूनेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि लिख देते हैं म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक बात। ये याद है ना आपको, वो वेक्टर्स वाला जो जनरली वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है, तो यही हमें इसमें भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हो गया। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, XCF4 में ये देखिए ये चारों, क्योंकि ये एक प्लेन में है तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला वेक्टर इसको, और ये जो लोन पेयर्स का वेक्टर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका म्यूनेट जो होगा वो जीरो होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक बात। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और जो जनरली बच्चों को याद आती है, फिर भी हम यहाँ पे स्टार पॉइंट की तरह इसको रिवाइज कर रहे होंगे, क्या कि अगर तीन वेक्टर्स 120 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। वो कैसे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में इसके उल्टा होगा, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम लोग XCF2 को देखें तो तीन लोन पेयर देखिए, तीन लोन पेयर इस प्लेन में होंगे, तो तीनों लोन पेयर 120 डिग्री पे हैं, तो इनका जो भी रिजल्टेंट हो, मतलब वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट 120 डिग्री वाला भी अपन ने रिवाइज किया, वो क्या होगा, नेट जीरो होगा। परंतु देखिए क्योंकि XCF2 का ये और ये F
वो एक एक्सियल बॉन्ड्स पे हैं, एक्सियल बॉन्ड्स पे तो ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट होंगे 180 डिग्री पे, तो ये भी खत्म कर देंगे। तो आज से 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा क्या कि पहला, अगर 180 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका जो नेट आता है वो 0 आता है। और जो हमारा अगर 3 वेक्टर्स का सिस्टम अगर 120 डिग्री पे है तो उसका भी नेट जो होता है वो 0 आता है। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आपकी पिछली पढ़ी हुई थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताएगा। देखिए हम लोग ने बेंच रूल में ये पढ़ा था ना क्या कि PF2Cl3 का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे P कैरेक्टर ज्यादा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे बैठेगा, बाकी सब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे शेप बनाने में गलती कर दी, बेंच रूल नहीं ध्यान रखा, तो आप F को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसका नेट 0 नहीं आएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ फंस सकता है, तो इसका म्यू नेट इक्वल टू 0 होगा PF2Cl3 में, याद रखिएगा। अच्छा ठीक बात, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं फटाफट। वो क्या होते हैं, इसके जो पहला एप्लीकेशन होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स में अपन क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने 2 टाइप्स के आइसोमर पढ़े ना, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस में क्या है, कैसे हम उन्हें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। तो जो सिस होता है, सिस का जो होता है वो म्यूनेट नॉन जीरो आता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक वेक्टर, ये 2 वेक्टर, इसका एक ऐसे रिजल्टेंट आएगा, ये एक वेक्टर और ये वेक्टर कार्बन की तरफ होगा, ये देखिए क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो इसका भी म्यूनेट इसी डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो रहा होगा, तो म्यूनेट नॉन जीरो। अच्छा म्यूनेट 0 वाला, ये वाला भी म्यूनेट 0 मतलब हमारा ट्रांस, देखिए ये वाला इसको काट देगा और ये वाला हाइड्रोजन का इसको काट देगा, तो हमारा म्यूनेट क्या आ रहा होगा 0। अच्छा इसके बाद हम जो इसका मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में ये चल रहा है क्या कि अपन देखें जैसे हमारा ऑर्थो ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन हो गया, ऐसे ही 1,3 और ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा का ये तीनों का डाइपोल मोमेंट भी कभी कभार पूछ देता है। तो इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, इसमें कोई भी याद मत कर लेना जनरली थीम को कि ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर। इसमें क्या करेंगे अपन, वही बेसिक थ्योरी लगाएंगे, वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे और क्या करेंगे, उनका जो रिजल्टेंट के हिसाब से जो ऑर्डर बनेगा उसको लिख देंगे। जैसे हमारा ऑर्थो हुआ तो ये देखिए ऑर्थो में ये एंगल जो होता है वो 60 होता है, ठीक बात। ऐसे ही पैरा में मेटा में ये 120 और पैरा में देखिए 180 डिग्री होता है, तो पैरा में तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो ये दोनों तो अपने आप कट जाएंगे, तो इसका तो म्यूनेट 0 आ जाएगा। परंतु अब इन दोनों में देखेंगे तो वही ये जो अपना ये वाला फॉर्मूला था ना कॉस थीटा में, तो कॉस 120 जो होगा वो -1 देगा, और यहाँ पे cos 60 जो होगा, सॉरी cos 120 क्या बोल रहे हैं, cos 120 -1/2 देगा, और यहाँ पे cos 60 +1/2 देगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 जब आएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ पे ऐड होगा माइनस, ये कम कर देगा। तो इसलिए हमारा जो नेट बन रहा होगा, इस फॉर्मूले में रख के एक बार और आप घर पे चेक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो हम देखेंगे क्या कि इसमें देखिए +1/2 है, तो वही फिर से एक बार रिवाइज क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे +1/2 तो प्लस AB हो रहा होगा, और यहाँ पे -1/2 क्योंकि वैल्यू है तो यहाँ पे -AB हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे क्या कि ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, ठीक बात। और एक बात ये बड़ा अच्छा चीज है, ये वैसे बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो अब से याद कर लेंगे क्या कि अगर हमें एग्जाम में पूछ लिया कि पैरा, ये जो पैरा पोजीशन पे जैसे OH और OH लगा हुआ है, ठीक है ना, अब इनका अगर पूछ लिया हमें क्या कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो जनरली बच्चे देखेंगे कि इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसे नॉन पोलर कह देंगे। क्या कह देंगे हम, नॉन पोलर। परंतु ये गलत होता है, नॉन पोलर ये नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर्स और हाइड्रोजन होते हैं ना, तो इनका अपना अरेंजमेंट होता है स्पेस में। देखिए कभी ये इस डायरेक्शन में हो तो ये किसी और डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसलिए ये पोलर ओवरऑल होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में गलती ना कर दीजिएगा कि अगर पूछ दिया पोलर नॉन पोलर तो ये, ठीक बात। और एक स्टैंडर्ड चीज जो अपन को रिवाइज करनी चाहिए या फिर याद रखनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि अगर हमको यहाँ पे CN दे दिया, तो CN का तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है ना, तो इसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, वो क्या होगा 180 डिग्री पे sp। तो ये वाले वेक्टर्स जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे होंगे, तो 180 डिग्री के कारण ये कट जाएगा, परंतु ये वाला केस यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल हमारा नॉन पोलर। अच्छा ठीक बात, नॉन पोलर पोलर की बात करने के बाद, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। वो क्या होता है, अगर मान लीजिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के फॉर्मूले में क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। म्यू थ्योरेटिकल क्या होगा, जो हम क्वेश्चन में निकालेंगे, याद रखिएगा क्या होगा ये, जो हम निकालेंगे, और म्यू ऑब्जर्व्ड क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक बात। अच्छा तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अपन को ये ऊपर का क्वेश्चन दे दिया गया क्या कि म्यू HCl का
HCl का जो म्यू है वो 1.3 डाइव दिया हुआ है। अच्छा, 1.3 डाइव देने के बाद DHCl 6.9 एंगस्ट्रॉम दिया और परसेंटेज IC पूछ लिया है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था क्या, म्यू थ्योरेटिकल कौन होगा जिसे हम निकालेंगे, म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, Q इंटू डी से। अच्छा हाँ, Q इसमें क्या रखेंगे, तो जैसे HCl हो गया ना, तो HCl में हम मान लेंगे जैसे यहाँ पे डेल निगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, तो हम यहाँ पे Q इस हिसाब से रखेंगे कि उस पर कंप्लीट ट्रांसफर होगा चार्ज का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोई एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि कितना चार्ज रखे। तो कंप्लीट अगर ट्रांसफर मान लेंगे तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डी 6.9 एंगस्ट्रॉम है, तो 6.9 इंटू 10⁻10। तो ये हो गया कंप्लीट थ्योरी फॉर ये डाइपोल मोमेंट। और इस चीज को, डाइपोल मोमेंट को अगर पूरी तरह से समराइज करें अभी, तो क्या हो रहा होगा डाइपोल मोमेंट में, हमें जनरली दिमाग में रखना है कि डाइपोल मोमेंट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम वेक्टर से डील करेंगे। वेक्टर से डील करने के बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, कौन सा, वो OH वाला, कन्फिग्रेशन वाला, वो धोखा दे देता है बच्चों को जनरल एग्जाम में, और परसेंटेज यानी कैरेक्टर का फॉर्मूला। तो ये 3 चेक पॉइंट्स होंगे किसमें, डाइपोल मोमेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।